Hello students. In this presentation we will discuss about the types of aquatic ecosystem. तो अभी हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा था कि इकोसिस्टम होता क्या है, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, क्या उसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं. तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसके टाइप्स हैं. तो यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स दे रखे हैं, आपकी बुक में भी है टाइप्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो फर्स्ट है हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम, सेकंड है हमारा लेक इकोसिस्टम, राइट. थर्ड इज एस्चुएरीज इकोसिस्टम, नेक्स्ट इज स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम, नेक्स्ट है हमारे पास ओशियन इकोसिस्टम एंड वेरी लास्ट इज मैराइन इकोसिस्टम. तो अभी हम इन्हीं को वन बाय वन यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. पॉन्ड्स मीन्स जो भी आपके तालाब होते हैं उनको बोला गया है पॉन्ड. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी लाइफ है, जो उसकी सराउंडिंग्स में जो भी जीव जंतु हैं, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड दी पॉन्ड इकोसिस्टम. सेकंड है हमारे पास लेक. लेक यानी कि झील. तो आपके झील में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनके आसपास सराउंडिंग्स में जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी स्पीशीज हैं, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब हमारा मिलकर बनाते हैं लेक इकोसिस्टम, राइट. अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास एस्चुएरीज इकोसिस्टम. तो जो एस्चुएरीज होती हैं ये बेसिकली उनको बोला गया है जो कि आपकी जैसे रिवर है कोई. ठीक है, तो रिवर जब ओशियन में मिलती है तो वो वाला जो पॉइंट होता है जहां से रिवर ओशियन में मिल रही है उसको बोलते हैं एस्चुरीज. तो वहां पर क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी मात्रा में पानी हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए वहां पे जो हमारी स्पीशीज है वो काफी अच्छी होती है, या जो उसमें रहने वाले, उसमें उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी काफी अच्छे, उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के इकोसिस्टम को वहाँ के सराउंडिंग्स में जितने भी रहने वाले इधर लिविंग कंपोनेंट्स है या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनको एस्चुरीज इकोसिस्टम बोला गया है. अब बात आती है स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम की. तो स्ट्रीम यानी कि धारा और रिवर यानी कि नदी. तो यानी कि नदी से रहने वाले, नदी में रहने वाले या नदी के आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको बोला गया है रिवर इकोसिस्टम. अब नेक्स्ट है हमारे पास ओशियन इकोसिस्टम. ओशियन यानी कि सागर, है ना. तो सागर जो है ये हम सभी जानते हैं कि उसमें कितनी अधिक मात्रा में हमेशा पानी अवेलेबल रहता है. तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं या उसमें जो भी लाइफ है, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वॉटएवर, तो उस पूरे सिस्टम को मिलाकर जो सिस्टम बना है उसको बोला गया है ओशियन इकोसिस्टम. अब लास्ट है हमारे पास मैराइन इकोसिस्टम. ठीक है, तो जो मैराइन है यानी कि जो भी आपके समुद्री जीव जंतु हैं, तो उनसे मिलकर जो भी लाइफ बनी है, जो स्पीशीज है, अगर जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मैराइन इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये थे आपके सारे टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे हमने 6 टाइप्स देखे हैं और अब हम इनको वन बाय वन इन्हीं को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम की. So here we will discuss about the pond ecosystem. तो पॉन्ड इकोसिस्टम जैसा कि मैंने अभी बताया, जो भी आपके तालाब है उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो आते हैं आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में. अब ये क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है. ठीक है, इसमें जो पानी है वो जनरली फ्रेश रहता है और जिसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड है फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स या फॉर देयर लिवलीहुड, या फिर अपने न्यूट्रिएंट इनटेक के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड है. ठीक है, और जो आपका पॉन्ड है, द पॉन्ड इज ए वेरी पेक्यूलियर इकोसिस्टम एंड रिलेटिवली क्वाइट देन दी अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स वेव्स. क्योंकि ये जो पानी है, ये पानी कैसा होता है, रुका हुआ पानी होता है. ठीक है, तो इसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनकी स्पीशीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं इन कंपेयर टू द अदर वाटर इकोसिस्टम्स के, राइट. अब जो पॉन्ड की अगर हम बात करें तो जो पॉन्ड है हमारा, जो बॉटम है उस पॉन्ड की, तो जो बॉटम ऑफ द पॉन्ड इज यूजुअली मडी और सिली, यानी कि जो सिल्टी होती है और थोड़ी सी कैसी होती है, मडी होती है. तो इसलिए वहां पे डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए बिटवीन दी पॉन्ड एंड द लेक इकोसिस्टम में.
ठीक है। अब जो लेक्स होती है तो लेक्स जो है वो कुछ ना कुछ सिमिलर दिखती है हमारे पॉन्ड जैसी, लेकिन ये जो लेक्स है ये थोड़ी सी बड़ी होती है इन साइज एज कंपेयर टू दी पॉन्ड। ठीक है। सो मोस्टली क्या देखा गया है, जो पॉन्ड है इट कैन बी दस understood as the shallow water body having relatively quiet water and plenty of vegetation। इसलिए जो पॉन्ड्स होते हैं आपके तालाब होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपने देखा होगा कि हम वेजिटेशन भी करते हैं, है ना, कल्टीवेशन, यानी कि कुछ सब्जियां उगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सिंघाड़े की सब्जी होती है, सिंघाड़ा, वो आपके किस में होता है, तालाब में उगाया जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन है हम इसमें वेजिटेशन को भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अब जो एयर टेम्परेचर है इसका, वो जो एयर है पॉन्ड का या जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड होता है आपकी डायरेक्ट सनलाइट पर, तो जो टेम्परेचर है वो भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा कि इट इज ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम and it contains many organisms depend on each other and bottom of the pond is usually muddy or silty and temperature is depend on the air temperature। तो ये था हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम। तो स्ट्रीम और जो रिवर इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है फ्रॉम दी पॉन्ड इकोसिस्टम से। कैसे? क्योंकि जो पॉन्ड है आपके जो तालाब है उसमें जो पानी होता है वो स्टेगनेंट वाटर होता है। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। लेकिन जो आपकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम जो है यानी कि एक धारा है, वो लगातार बहता हुआ पानी है, यानी कि फ्लोइंग वाटर सिस्टम है। ठीक है। तो जो आपका रिवर है या स्ट्रीम है इट इज जनरली द फ्लोइंग वाटर सिस्टम, वेयर एज पॉन्ड जो था वो आपका एक रुका हुआ उसमें पानी था। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी स्पीशीज है, सब स्पीशीज मूविंग अप स्ट्रीम। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो हमेशा आपके अप स्ट्रीम में रहती हैं। अप स्ट्रीम मतलब जो भी आपकी धारा बह रही है यानी कि ऊपरी सतह पर ही वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक। तो जो फ्लो ऑफ वाटर है यहाँ पे वो वेरीज करता है अक्रॉस स्ट्रीम्स के और द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एडजस्ट टू द चेंज इन द स्पीड फ्लो। तो उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, वो जो है अपना फ्लो वो उस अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट करते हैं। लेकिन आपके जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर जो आपके रिवर इकोसिस्टम है उसमें जो प्लांट्स हैं या जो आपके एनिमल्स हैं दे हैव टू एडजस्ट टू ए वेरी रैपिड फ्लो इन दी वाटर। क्योंकि हिली एरियाज में कैसा होता है, पानी बहुत ज्यादा तेज गति से बहता है ना, वहां पे पानी हमेशा आपके रैपिड फ्लो में रहता है। तो वहां पे रहने वाले भी जितने भी जीव जंतु हैं उनको उसी फ्लो के अकॉर्डिंग ही अपना हैबिटेट या अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको एडप्ट करना पड़ता है। And there are some species of the plants and animals which can survive only of the water flow। और कुछ तो जीव जंतु ऐसे हैं जो हमेशा ही फ्लो के साथ ही जी सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो रुके हुए पानी में नहीं जी सकते हैं। सो द फ्लो इज नॉट वेरी वाटर फ्लो इज नॉट वेरी फास्ट लाइक स्कैटर एंड दी बीटल्स। तो जो स्कैटर्स हैं या बीटल्स हैं उनके लिए जो वाटर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कम वेलोसिटी वाले, कम स्ट्रीम वाले पानी में अपने आप को अच्छे से एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं फिश की, जैसे मैसीर हो गया या सैल्मन हो गई, ये हमेशा आपको कैसे दिखेंगी, दे मूव ऑलवेज अप स्ट्रीम फॉर ब्रीडिंग एज दे नीड क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो ये हमेशा कैसे बिल्कुल साफ पानी में हमेशा हमें देखने को मिलती है, जो आपकी सालमन मछली होती है ना, और ये हमेशा आपको अप स्ट्रीम में और बहुत ही क्लियर वाटर में ये पाई जाती है। तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो हमेशा आपको अप स्ट्रीम वाटर में देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी हमारी बात रिवर एंड द स्ट्रीम इकोसिस्टम की। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे लेक इकोसिस्टम की। नेक्स्ट इज लेक इकोसिस्टम। तो हम देखते हैं जो लेक इकोसिस्टम है ये बहुत ही एक बड़ा पॉन्ड कहलाया जाता है। यानी कि जैसे पॉन्ड है तो पॉन्ड का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जो लेक है आपकी जो झीलें हैं वो पॉन्ड से काफी बड़ी साइज में होती हैं। ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड एज ए ह्यूज पॉन्ड। और यहाँ पे जितना भी आपका फ्लोरा है, लेक में जो भी फ्लोरा पाया जाता है यानी कि जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो जनरली आपके एल्गी पाए जाते हैं, है ना। तो जो एल्गी है दे यूटिलाइज सनलाइट टू देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए
सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अब खुद से ही अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो एल्गी हो गए लेक में, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, राइट। तो इट कंप्राइजेस मेनली ऑफ द एल्गी। अब जो एनर्जी है, जो एल्गी ने एनर्जी को अपना जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दिस एनर्जी is transferred to the various microscopic animals that feed on the algae। अब ये एनर्जी अपनी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि लेक में रहते हैं तो उनको ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और वो कौन हो गए इसके लिए, कंज्यूमर्स हो गए। यानी कि जो एल्गी हैं यहाँ पे वो प्रोड्यूसर्स हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दे आर दी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये डायरेक्ट डिपेंड है किस पर, प्रोड्यूसर्स पे, फॉर दी देयर लिवलीहुड और एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ वेरियस टाइप के स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स हैं दैट डिपेंड ऑन दी एल्गी एंड द एक्वेटिक फूड्स। और उसके बाद फर्दर ये जो स्नेल्स हैं, जो पानी में रहने वाली आपके फिशेज हैं, वो उन अदर कंज्यूमर्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं विच आर इन टर्न कंज्यूम्ड बाय दी कार्निवोर्स which are again consumed by the large fishes। और ऐसे ही इस लेक इकोसिस्टम में क्या चलता रहता है, एक तरीके का फूड चेन चलता रहता है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। जैसे आपका एल्गे हो गया, एल्गे ने क्या किया, सबसे पहले अपना लाइट से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एनर्जी फॉर्म की, ठीक है। फिर वो जो एनर्जी है वो कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर ली, राइट। अब उस कंज्यूमर को फर्दर किसने खाया, फिशेज ने, स्मॉल फिशेज ने एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी उनको एनगल्फ किया, और उन छोटी फिशेज को फिर किसने खाया, बड़ी फिशेज ने। तो एक तरीके से ये भी एक फूड चेन है जो हमारे पूरे आपके लेक इकोसिस्टम में कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये थी हमारी लेक इकोसिस्टम की बात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज दी एनर्जी रिसीव फ्रॉम दी सनलाइट इज सर्कुलेटेड अक्रॉस दी होल लेक। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इस पूरी लेक में जो एनर्जी है, जो सन से जो एनर्जी ली गई है, वो कैसे पूरी लेक में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को लेकर वहाँ पे ग्रो करते हैं, और उनके लिए जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। अब जो प्लांट यूज कुछ ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इन टर्न गेट्स यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स। तो वहां पे लेक में कुछ ऐसे भी प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन भी वो यूजफुल हो जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे भी बन रही है और एक्वेटिक एनिमल्स को भी तो जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो उन्हीं से उसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक इकोसिस्टम। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द ओशियन इकोसिस्टम। तो ओशियन इकोसिस्टम क्या है, ये डिफरेंट है हमारे अदर एक्वेटिक सिस्टम से। तो अभी हमने पहले प्रीवियसली जितने भी इकोसिस्टम पढ़े हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम में, ठीक है। और इसमें जो पानी है वो कैसा होता है, जनरली इट इज सॉल्टी वाटर, ठीक। अब जो वैरायटी है यहाँ पे फ्लोरा की, फौना की, सो दैट कैन ओनली बी फाउंड इन दी ओशियन इकोसिस्टम। तो वो सिर्फ और सिर्फ ओशियन इकोसिस्टम में ही पाई जाती है और वो सिर्फ यहाँ पर ही सरवाइव कर सकती है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस हैं, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो कुछ अदर वाटर सोर्सेज से थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो वाटर है ये सॉल्टी होता है, राइट। और अदर जितने भी सोर्सेज, लेक हो गया, रिवर हो गया या पॉन्ड्स हो गए, इसमें जो वाटर है वो नॉर्मल रहता है, उसमें सॉल्टी वाटर नहीं होता है। और नेक्स्ट है जो वाटर की क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दी ओशियंस, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके फ्लोरा और फौना की। सो यहाँ पे जो कॉमन है, सो दे हैव ए लॉट इन कॉमन विद फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स लाइक रिवर्स एंड लेक्स बट डिफर इन द अनदर सिस्टम्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वाटर जो है यहाँ पे सैलाइन होता है, और यहाँ पे कुछ बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारा ओशियन इकोसिस्टम पाया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे अटलांटिक ओशियंस, सेकंड है आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक, सादर्न, और कुछ इंडियन ओशियंस में अगर हम देखें तो वहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम प्रेजेंट है।
राइट तो जो ये जो इकोसिस्टम है, ओशियन इकोसिस्टम को हम एक सॉल्ट वेयर इकोसिस्टम नाम से भी जानते हैं। क्या? सॉल्ट वेयर इकोसिस्टम। और जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इनके, वो है हमारा ओशियन वाटर। राइट अब जो ओशियंस हैं वो अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस हैज बीन कवर्ड बाय द ओशियंस, है ना। तो ये तो हमें सबको ही पता है कि हमारी पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो किसका है? पानी का है। राइट तो जो 70% हमारी अर्थ है वो पानी से घिरी हुई है, यानी कि ओशियन से घिरी हुई है। और ये जो कंपोजिशन है ऑफ इसके मैराइन इकोसिस्टम भी आ जाता है, इसमें ओशियन सिस्टम भी आ जाता है। और जो कुछ अदर पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लाइट है, टेम्परेचर है, विच इज ऑल्सो वेरी बिटवीन द मैराइन एंड द इको ओशन इकोसिस्टम। तो ये चीज़ें भी हैं जो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो अभी हम आगे मैराइन सिस्टम देखेंगे तो हम जानेंगे। ठीक तो ये था हमारा ऑल अबाउट ओशियन इकोसिस्टम के। ठीक है तो सबसे पहले हमने पढ़ा ये सॉल्टी वाटर है और पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राइट ये एक जो वाटर है, इट इज सॉल्ट वाटर, इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, यानी कि इस सिस्टम को हम ओशन इकोसिस्टम नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी 70% अर्थ है विच हैज बीन कवर्ड बाय द ओशन इकोसिस्टम। राइट तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एस्चुरीज इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट इकोसिस्टम है हमारा एस्चुरीज इकोसिस्टम। जो एस्चुरीज होती हैं ये मैंने अभी बताया था, जैसे जहाँ पे रिवर है, रिवर का जो एंडिंग पॉइंट है और ओशियन का उस रिवर से जो बिगनिंग पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एस्चुरीज, यानी कि रिवर जहाँ पे मिल रही है समुद्र से उसको एस्चुरीज बोला गया है। ठीक है तो ये जो है ये बहुत ही एक हमारे लिए कह सकते हैं कि इस इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे रिवर सी से मिलती है। और इस जंक्शन पे, अगर हम इस जंक्शन की बात करें तो इस जंक्शन पे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं, बहुत सारे सीवीड्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी की भरपूर मात्रा रहती है ना, पानी की यहाँ पे कभी कोई कमी नहीं रहती, बहुत फ्लोइंग वाटर कंसिस्टेंसी रहती है, और जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमेशा यहाँ पे फुलफिल रहते हैं, यानी कि जो सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमेशा फुलफिल रहेंगे। और उसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में हमारा फ्लोरा होता है, एक्वेटिक सिस्टम का और फौना दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है और ये जो हमारी एस्चुरी है, इट इज़ ए वेरी प्रोडक्टिव नेस्टिंग ग्राउंड फॉर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है तो ये बहुत अच्छी मात्रा में हमारे लिए एक ग्राउंड वाटर से मिलने वाली प्रोडक्टिव नेस्टिंग है, जिसमें हमारे फ्लोरा और फौना बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। राइट अब यहाँ पे जो एस्चुरीज हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ओपन इकोसिस्टम। इनको ओपन इकोसिस्टम भी बोला गया है। क्यों? दे हैव द बिकॉज दे हैव द लिंकेजेस टू द ब्रॉडर इकोसिस्टम, क्योंकि ये एक लिंक बना रहा है फॉर द ब्रॉडर इकोसिस्टम के लिए। और यहाँ पे जितने भी फिशेज हैं या एनिमल्स हैं, दे ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस एस्चुरी। तो ये क्या करते हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे को यहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर पाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है ये एक बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी चेन में यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो ये था हमारा एस्चुरीज इकोसिस्टम। राइट नेक्स्ट हम बात करेंगे मैराइन इकोसिस्टम की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैराइन इकोसिस्टम। तो जो मैराइन इकोसिस्टम है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम है। राइट मैराइन मतलब समुद्र, यानी कि समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पे उन सब की बात हो रही है। ठीक है अब इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इट इंक्लूड्स ओशियंस भी है, मार्शेस भी है, कोरल सीज भी है एंड एटसेट्रा। राइट तो ये सब मिलकर आपके बनाते हैं मैराइन इकोसिस्टम को। ठीक है अब ये जो है दीज इंक्लूड द इकोसिस्टम्स ऑफ ओशियंस हो गए या सॉल्ट मार्शेस हो गई, कुछ कोरल सीज हो गए, और बहुत सारे कुछ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेश वाटर हैं जिससे ये थोड़ा सा अलग है। और इनका भी जो पानी की क्वांटिटी रहती है, क्वालिटी है, वो सॉल्टी वाटर यहाँ पे पानी रहता है। एंड इट ऑल्सो कवर्स द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया, यानी कि अर्थ का ये भी 2/3 पार्ट ऑफ द एरिया हैज बीन कवर्ड बाय द मैराइन इकोसिस्टम। एंड इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, दे प्रोवाइड शेल्टर एंड रिफ्यूज टू मैनी लाइव्स। इसमें भी बहुत सारी लाइव्स हमारे पास रहती हैं, बहुत सारे लाइव्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया है ना, फिश के लिए, बिग फिशेस के लिए, या फिर वहाँ पे रहने वाले जितने भी कोस्टल एरिया में रीजन्स हैं उनके लिए एज ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड दे प्रोवाइड।
ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दी मैराइन इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सिस्टम हैं कि द मैराइन इकोसिस्टम आर द इंडियन ओशियन, अरेबिक सी एंड द बे ऑफ बंगाल। मतलब इन एरियाज में यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम पाया जाता है। और जो कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीवीड्स एंड एल्गी। और इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हम अभी अदर में ही पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ सीवीड्स हैं और कुछ एल्गी प्रेजेंट है एज ए प्रोड्यूसर्स। और जो इंडिया है, इंडिया हैज द बेस्ट कोरल रीफ्स इन दी वर्ल्ड नियर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पे जो बेस्ट कोरल रीफ्स हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं नियर अंडमान और निकोबार के। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दी मैराइन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एक्वेटिक इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया है। सो दिस ऑल अबाउट दिस presentation and thank you for listening this presentation.